आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 2026 के जीके जीएस को, जो मिलेगा आपको क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस के साथ उसके कुछ मुख्य बिंदु को भी। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। गुप्तोत्तर राजनीति में भुक्ति शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो भुक्ति शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो प्रांत के लिए होता था। किसके लिए होता था? प्रांत के लिए होता था। आइए इसके कुछ मुख्य बिंदु को हम देखते हैं। भुक्तियों का शासक उपरीक नामक अधिकारियों द्वारा किया जाता था। जो भुक्तियों का शासन है वो किसके द्वारा किया जाता था? तो उपरीक नामक अधिकारियों द्वारा किया जाता था, जिन्हें राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। प्रत्येक भुक्ति में कई विषय या जिले शामिल थे। जितना भी भुक्ति था वो सब में क्या शामिल था? तो विषय या जिले शामिल थे। जो छोटी प्रशासनिक इकाई थी वो क्या थी? छोटी प्रशासनिक इकाई थी। और विषयों का जो प्रबंधक थे वो क्या कहलाते थे? विषयपति कहलाते थे। जो विषयों का प्रबंधन थे वो क्या कहलाते थे? विषयपति कहलाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के किस अनुच्छेद को जोड़ा गया था? यानी कि 97वें संविधान संशोधन को में किस अनुच्छेद को जोड़ा गया है? तो किसको जोड़ा गया है? अनुच्छेद 43 का ख को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? 43 का ख को जोड़ा गया है। चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदु को जानते हैं। अनुच्छेद 43 का ख यानी आर्टिकल बी, इसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया है। किसके द्वारा जोड़ा गया है? 2011 को जोड़ा गया था। 97वें संविधान संशोधन कब आया था? 2011 को आया था। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियां, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्तता कार्य प्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए था ये सब? सहकारी समिति को था। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है? तो ये संविधान के भाग 4 में है। किसमें है डीपीएसपी? संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में निहित है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या करना है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। तख्त-ए-बाही शिलालेख क्या है? तख्त-ए-बाही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तो तख्त-ए-बाही जो है वो गोंडो फर्निस का करता है। किसका करता है? गोंडो फर्निस का करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? तो 24 डिग्री अक्षांश जो है वो किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? तो किससे गुजरता है? तो भोपाल से गुजरता है। किससे गुजरता है? भोपाल से गुजरता है। आइए इसके देखते हैं। कर्क रेखा, यह भारत के 8 राज्य, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य कौन कौन हो गया? तो इसे सीरियल से याद रखना है। गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भोपाल, इसे झीलों का शहर भी कहते हैं। भोपाल को क्या कहते हैं? झीलों का शहर कहा जाता है। और मध्य प्रदेश, इसे भारत का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? भारत का हृदय कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की है दोस्त? राजाराम मोहन रॉय ने। किसने की है? राजाराम मोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना राजाराम मोहन रॉय द्वारा। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। राजा राम मोहन रॉय भारतीय पारंपरिक शिक्षा और आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के जो मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए 1825 में, कब? 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1825 में की थी। और राजा राम मोहन रॉय को जो है आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी माना जाता है। तो राजा राम मोहन रॉय को क्या माना जाता है? आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो एकेश्वरवाद, समानता और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए एक सुधारवादी आंदोलन था। सती प्रथा उन्मूलन, राजा राम मोहन रॉय
सती प्रथा को समाप्त करने के आंदोलन में अग्रणी थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर 1829 में विनियम यानी कि रेगुलेशन 17 पारित कर इस पर प्रतिबंध लगाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विधान के माध्यम से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाहों को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता था? तो किसके लिए जाना था? अंतर जातीय विवाह को, ठीक है, अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए, तो वो भी राजाराम मोहन रॉय द्वारा ही। किसके द्वारा किया जाता है? राजाराम मोहन रॉय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आदेश यानी रीट जो है किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है? तो रीट जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किया जाता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत क्या रीट जारी करता है? तो उसका उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जानते हैं। यानी कि भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय और आत्मा बताया था। यानी कि अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संविधान का हृदय और आत्मा। किसके द्वारा? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा ऐसा। तथा क्योंकि इसके बिना अन्य सभी अधिकारी क्या है? अर्थहीन है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी करता है? तो 5 प्रकार की रीट जारी करता है। आइए सभी रीट को हम लोग देखते हैं। पहला है बंदी प्रतीक्षाकरण। क्या है? बंदी प्रतीक्षीकरण। इसमें क्या है? तो गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए यह रीट जारी किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से इसको अगर कैद कर लेता है, बंदी बना लिया जाता है, तो उसके लिए क्या जारी किया जाता है? बंदी प्रतीक्षीकरण रीट को जारी किया जाता है। दूसरा रीट है परमादेश। इसका मतलब क्या होता है? तो किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने के लिए किया जाता है। यानी कि परमादेश कब जारी किया जाता है? तो जब किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को उसका क्या कानूनी कर्तव्य है उसको निभाने के लिए क्या किया जाता है? परमादेश को जारी किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या कहता है? तो निचली अदालतों को, जो निचली अदालत होता है, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए, यानी जो भी निचली अदालतें हैं उसको अपनी सीमा के अंदर ही रह के काम करने के लिए प्रतिषेध को जारी किया जाता है। चौथा है अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। इसमें कहता है किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की जांच करने के लिए किया जाता है। यानी कोई व्यक्ति किस पद पर काम कर रहा है तो उसके लिए और उस पद के लिए उसका क्या अधिकार है, जिस पद पर काम कर रहा है उस पद पर उसका क्या अधिकार है, उसके लिए कौन सा रीट जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा रीट जारी किया जाता है। और पांचवा रीट है उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण। इसमें क्या मतलब होता है? तो निचली अदालतों से लंबित मामलों को उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने के लिए। यानी कि जो भी निचली अदालत में जो भी मतलब लंबित मामला, कुछ ऐसे मामला है जो अभी तक सुनवाई होने में बहुत लंबे समय ले रहा है, तो उसको कहाँ हस्तांतरित कर देता है? उच्च न्यायालय में कर देने के लिए कौन सा रीट जारी किया जाता है? उत्प्रेषण। तो ये इसको और देखते हैं। अनुच्छेद 226 बनाम अनुच्छेद 32। देखिए अगर रीट जारी करेगा सर्वोच्च न्यायालय तो अनुच्छेद 32, और उच्च न्यायालय करेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत करेगा। और इन दोनों में अगर देखें तो अनुच्छेद 26 का दायरा जो है अनुच्छेद 32 से अधिक व्यापक है। यानी अनुच्छेद 226 जो है ज़्यादा बड़ा है अनुच्छेद 32 से, क्योंकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रीट जारी कर सकता है। यानी कि जो उच्च न्यायालय है ये कानूनी अधिकारियों के साथ साथ और भी रीट जारी कर सकता है। इसलिए अनुच्छेद 226 जो है अनुच्छेद 32 से ज़्यादा व्यापक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में समुद्री तट नहीं है? तो अगर ऑप्शन में देखें तो उड़ीसा के पास है, आंध्र प्रदेश के पास है, गुजरात के पास है, तो किसके पास नहीं है? राजस्थान के पास नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। भारत का समुद्र तट। भारत का लगभग 7,517 किलोमीटर का विशाल समुद्र तट है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य तट पहुंच रखते हैं।
जैसे यहाँ से अगर देखें तो क्या क्या हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। तो इसमें क्या है, इन सब में भारत का समुद्र तट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका का नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किस वर्ष किया था? यानी कि पाइका विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो पाइका विद्रोह जो हुआ 1817 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था पाइका विद्रोह? 1817 में। 1817 का पाइका विद्रोह जो है बख्शी जगबंधु विद्याधर द्वारा के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में हुआ था 1817 को पाइका विद्रोह, जो उड़ीसा के खुर्दा कौन सा साम्राज्य थे? तो खुर्दा साम्राज्य के सैन्य प्रमुख थे। ठीक है, किस साम्राज्य के थे? तो खुर्दा साम्राज्य के सैन्य प्रमुख थे। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू में कितने शहरों को शामिल किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा जो शुरू किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन में कितने शहर को शामिल किया गया था? तो 100 शहर को शामिल किया गया था। कितने शहर को शामिल किया गया था? 100 शहर को शामिल किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को कब लाया गया था? स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। किसके तहत किया गया था? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत यह शुरू किया गया था। कब किया गया था? 25 जून 2015 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर बने सोपान या पिरामिड नुमा संरचना क्या नाम जाना जाता है? तो गर्भगृह के ऊपर जो एक पिरामिड नुमा संरचना होता है उसको हम लोग दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं? तो विमान बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? विमान बोलते हैं। चलिए और इसके आगे ऑप्शन को देखते हैं। तो अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान यह वो आधार या मंच है जिस पर पूरे मंदिर की संरचना खड़ी की जाती है। यह मंदिर को स्थिरता प्रदान करती है। यानी अधिष्ठान क्या होता है? तो अधिष्ठान एक तरह से जो ऊपर का जो होता है आधार मंच होता है जिसके बाद पूरा मंदिर खड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठान बोलते हैं। जगती क्या होता है? तो मंदिर के चारों ओर एक उठा हुआ मंच होता है। मंदिर के चारों ओर क्या होता है? एक उठा हुआ मंच होता है जिसका उपयोग अक्सर भक्तों द्वारा परिक्रमा के लिए किया जाता है। जो भक्तों द्वारा क्या है तो उसके मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जगती बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जगती बोलते हैं। और मंडप क्या होता है? तो ये मंदिर के एक स्तंभ वाला हॉल होता है। क्या होता है? एक स्तंभ वाला हॉल होता है जिसका उपयोग सार्वजनिक अनुष्ठानों और समारोह के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर गर्भगृह के सामने स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? गर्भगृह के सामने स्थित होता है मंडप। और द्रविड़ वास्तुकला देखिए, द्रविड़ वास्तुकला कहाँ पे फेमस हुआ था? तो दक्षिण भारतीय मंदिर मुख्य रूप से द्रविड़ शैली पे है। किस पे है? द्रविड़ शैली पे जिसका मुख्य उद्देश्य जो है ऊंचे गोपुरम, यानी गोपुरम क्या हो गया? प्रवेश द्वार हो गया, विमान और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या हो गया? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा लकड़ी का जलना। अब देखिए होता क्या इसमें, तो इसको समझते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो यह एक प्रक्रिया जहाँ एक या अधिक पदार्थ अलग रासायनिक गुणों वाले नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अगर ये एक फॉर अवस्था में है, इसका अवस्था अब चेंज होके दूसरा अवस्था में आ गया, फिर ये जो दूसरा अवस्था आया हुआ है वो पहले जैसा कभी नहीं हो सकता है। उसे हम लोग क्या परिवर्तन बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे कि कोई चीज का जलना, जंग लगना या किण्वन शामिल है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते हैं। अगर कागज काटना, कागज को हम काट देंगे, कोई कागज को काट देंगे तो उसको फिर से हम जोड़ के कागज बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं। यानी क्या रासायनिक हुआ? नहीं हुआ। बर्फ का पिघलना, बर्फ को पिघल कर पानी बनाए, फिर पानी को हम जमा कर बर्फ बना देंगे, यानी उसका अवस्था चेंज करके फिर से हम पुरानी अवस्था में ला दिए, तो ये क्या हुआ? ये हुआ भौतिक अवस्था का उदाहरण है। और जल का उबलना, जल उबलेगा, भाप बनेगा, फिर भाप से हम जल बना सकते हैं, यानी ये भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है।
और लकड़ी का जलना, लकड़ी को जला देंगे तो राख हो जाएगा, उसके बाद फिर से हम लकड़ी बना पाएंगे नहीं, इसलिए लकड़ी का जलना क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। और हम देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसको वो कहते हैं, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, किसी पदार्थ की अवस्था, आकार या आकृति में परिवर्तन उसकी रासायनिक संरचना को बदले बिना होता है। जैसे उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना, पानी उबलना या कागज काटना, ये सब क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। चलिए अगला देखते हैं। किस प्रकार की अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते कॉन्टेक्चुअल एग्रीमेंट से संबंधित विवादों का निपटारा करती है, यानी कि किस पर अधीनस्थ न्यायालय, कौन सा अधीनस्थ न्यायालय है जो संपत्ति वगैरह के मामले को देखता है, तो ये सब देखने का काम किसका होता है, दीवानी न्यायालय का होता है। किसका होता है, दीवानी न्यायालय का होता है। आइए इसके और देखते हैं। राजस्व न्यायालय क्या होता है, तो ये न्यायालय मुख्य रूप से भूमि राजस्व, काश्तकारी विवादों और कृषि भूमि से संबंधित मामलों का निपटारा करता है। अगर किसी का केस आएगा भूमि से संबंधित, काश्तकारी विवाद से या कृषि भूमि से संबंधित कोई मामला आता है तो वो कहाँ पे जाता है, तो राजस्व न्यायालय पे जाता है। कहाँ जाता है, राजस्व न्यायालय पे जाता है। अगला देखते हैं फौजदारी। फौजदारी क्रिमिनल मतलब कि फौजदारी या आपराधिक न्यायालय, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है, तो क्रिमिनल में ये न्यायालय राज्य के खिलाफ अपराधों, चोरी, हमला, हत्या और अन्य अपराधों से निपटने जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत दंडनीय है। यानी किसी राज्य में अगर अपराध होता है, चोरी होता है, हमला, हत्या या कोई आपराधिक मामला होता है, उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, फौजदारी में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं। और अगला है क्या है, पारिवारिक न्यायालय। पारिवारिक न्यायालय के फैमिली कोर्ट क्या होता है, तो ये न्यायालय विवाह, तलाक, बच्चे की रियासत और भरण पोषण से संबंधित मामलों के निपटारा के लिए है। और ये पारिवारिक न्यायालय अधिनियम जो है 1984 द्वारा शामिल किया होता है। पारिवारिक न्यायालय कब शामिल किया गया है, 1984 में शामिल किया गया है। और अगला क्या है, अगला है ये, अगला क्या है, लघुवाद न्यायालय। क्या है, लघुवाद न्यायालय। ये न्यायालय मामूली दीवानी विवादों जैसे कि अनैतिक बिल, किराया या छोटे अनुबंध उल्लंघन से निपटने के लिए होता है। इसके लिए उसके लिए क्या देखते हैं, लघुवाद न्यायालय को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का उदारीकरण किस वर्ष दूरसंचार नीति के अंतर्गत किया गया था, तो भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का जो उदारीकरण वो किस वर्ष किया गया था, तो 1994 में किया गया था। कब किया गया था, 1994 में। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का उदारीकरण 1994 की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के तहत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबरमती नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है, तो साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये होता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कहाँ से, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी गुजरात से होता है। कहाँ से होता है, सॉरी ये सतपुड़ा से नहीं होता है, इसको थोड़ा यहाँ रब करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होता है अरावली पर्वत से। कहाँ होता है, अरावली पहाड़ी राजस्थान से होता है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, साबरमती नदी का कहाँ से है, अरावली पहाड़ी से है। कहाँ से है, अरावली पहाड़ी राजस्थान से है। आइए इसके देखते हैं। अरावली पहाड़ी ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणी फोल्ड माउंटेन्स में से एक है जो राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में फैली हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली से संबंध है, तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर किससे संबंधित है, तो वह द्रविड़ शैली से है। किससे संबंध है, द्रविड़ शैली से है, क्योंकि वो दक्षिण भारत में है। चलिए अगला अगला देखते हैं इसका मुख्य बिंदु को। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। और ये कावेरी नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे है, कावेरी नदी के तट पर स्थित है। मंदिर जो है नयनार संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से है, नयनार संप्रदाय।
और नयनार संप्रदाय किसके है? भगवान शिव के लिए। किसके लिए है? भगवान शिव के लिए। एक नयनार होता है, एक होता है अलवार होता है। क्या होता है? एक अलवार। अलवार जो होता है भगवान विष्णु के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो भगवान विष्णु के लिए होता है। और नयनार भगवान शिव के लिए। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है नयनार संप्रदाय से था और इसका जो निर्माण है राज राजा चोल प्रथम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राज राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। और कब बनवाया था? तो इसकी स्थापना जो है 1010 ईसा पूर्व में हुई थी और 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में इसको नामित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सिरे परड्यूई की प्रथा जो है, सिरे परड्यूई क्या है? तो सिरे परड्यूई जो होता है ये कांस्य प्रतिमाएं बनाने की मोम तकनीक को हम लोग क्या बोलते हैं? सिरे परड्यूई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिरे परड्यूई बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर देखें तो मोहनजोदड़ो में पाई गई प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की यानी डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है हड़प्पा वासियों द्वारा प्रयुक्त इसी मोम ढलाई तकनीक यानी लॉस्ट वैक्स तकनीक के रूप में सबसे प्रमुख उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो स्वतंत्र भारत के बाद इस उत्खनन करने के बाद सबसे पहला स्थान वो क्या मिला था? तो क्या मिला था? कालीबंगा था। क्या था? कालीबंगा था। आइए इसके कुछ पॉइंट को देखते हैं। कालीबंगा 1952-53 में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा का खोज कब हुआ था? 1952-53 में। और ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अलमानंद घोष ने कालीबंगा की जो खोज है 1952-53 में की थी। बाद में इसकी खुदाई बी लाल और बालकृष्ण थापर ने 1961 में की थी। अगला देखते हैं। देसलपुर कहाँ है? तो ये जो है 1963 में इसको खोजा गया था। कच्छ जिला गुजरात में खोजा गया है। कब खोजा गया था? 1963 में। देसलपुर कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। और लोथल अगर देखें तो लोथल ये भी गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के युग के दौरान लोथल एक गोदी खाना यानी डॉकयार्ड यानी कि वो क्या था? बंदरगाह था। लोथल की खोज जो है 1954 में एस.आर. राव ने किया था। किसने किया था? एस.आर. राव ने की थी। और अगर देखें तो लोथल कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लोथल जो वो भगुआ नदी किनारे है। किसके में है? तो भगुआ नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा के किस स्थल से भूकंप के सबसे पुराने साक्ष्य मिला था? तो भूकंप का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिला था? तो हड़प्पा में भूकंप का सबसे पुराना साक्ष्य हमको मिला था। कहाँ से मिला था? तो वो भी कालीबंगा से मिला था। हड़प्पा में भूकंप का सबसे पुराना साक्ष्य कालीबंगा से मिला था। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था। आइए अगर हम लास्ट कुछ फैक्ट को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके किनारे स्थित नदियों को देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। यानी कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी नदी किनारे। हड़प्पा किसके नदी किनारे बसा हुआ है? रावी नदी किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। रोपड़ किस नदी किनारे है? तो सतलुज नदी किनारे है। कहाँ पे है रोपड़? सतलुज नदी किनारे है। धोलावीरा किस नदी किनारे है? तो लूनी नदी किनारे है। धोलावीरा किस नदी किनारे है? लूनी नदी किनारे है। लोथल जो है वो भगुआ और साबरमती नदी के बीच में स्थित है। लोथल कहाँ है? लोथल जो है भगुआ और साबरमती नदी के बीच स्थित है। लोथल कहाँ है? तो लोथल भगुआ और साबरमती नदी के बीच स्थित है। और कालीबंगा ये घग्गर नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? घग्गर नदी स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा कहाँ पे? घग्गर नदी हो गया। सुत कांगेडोर जो वो दासक नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? दासक नदी किनारे स्थित है सुत कांगेडोर। अगला है चूहूदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चूहूदड़ो के कहाँ स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। तो दोस्त ये आज रहा हमारा आरआरबी एनटीपीसी के लिए आरआरबी जीकेजीएस का मॉक के फॉर्मेट और उसके कुछ फैक्ट को। आप लोग को कैसा लगा वीडियो में कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिए। जय हिंद।